नमस्कार। स्वागत है सभी का संभव की ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस में। आज बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर फर्स्ट के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और अगर आप इनको पढ़ के जाते हैं तो आपको इसमें से ये हमारी आशा है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर देखने को मिलेंगे और आपकी इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो ये जो पीडीएफ है, पेपर की जो पीडीएफ है, वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। पहले आप उसको डाउनलोड करें और उसके बाद में ये पूरा वीडियो देखें। यहाँ मैं आपको केवल कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को थोड़ा जो हार्ड पढ़ते हैं उनको मैं थोड़ा समझाऊंगा और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से आपको ये करने होते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिगामी कायांतरण से क्या तात्पर्य है? एसिडियन टेडपोल लार्वा के संदर्भ में आपको लिखना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, आपने पढ़ा होगा कायांतरण क्या होता है। कायांतरण को इंग्लिश में कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस सिंपल क्या होता है, लार्वा अवस्था अगर कुछ परिवर्तनों के साथ अडल्ट में, वयस्क में कन्वर्ट हो जाती है, इसको कहते हैं कायांतरण। अब देखो क्या होता है, लार्वा आपको पता है छोटा होता है, कम विकसित होता है, जबकि अडल्ट होता है वो पूर्ण विकसित होता है। अब कम विकसित जीव का एक ज्यादा विकसित जीव में परिवर्तन होना मेटामॉर्फोसिस कहलाता है और ये बात भी ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनमें लार्वा तो बहुत ज्यादा विकसित होता है और अडल्ट होता है वो बिल्कुल भी विकसित नहीं होता। उसमें बहुत सारी संरचनाओं का ह्रास हो जाता है और वो मान लीजिए कि बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसे ही निष्क्रिय प्राणी के रूप में पड़ा रहता है। जो अडल्ट वयस्क होना चाहिए था वो वयस्क उतना नहीं हो पाता है जितना कि उसका लार्वा होता है। तो मतलब मेटामॉर्फोसिस तो हुआ, लार्वा है वो वयस्क में तो बदला, लेकिन लार्वा वयस्क में बदलते समय क्या हुआ, लार्वा वयस्क में बदलते समय क्या हुआ, उसमें जो चेंजेस आने चाहिए थे, जो लक्षण दिखाई देने चाहिए थे वो नहीं दिखे, वो लक्षण दिखे नहीं। इससे इसके विपरीत लार्वा अपने अंदर बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है वो रखता है, जबकि वयस्क के पास में ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे एसिड एसिडिशिया के अंदर आता है हार्डमानिया, जिसका लार्वा होता है टेडपोल। ये हार्डमानिया होता है वो एक जगह पर रहने वाला स्थानबद्ध प्राणी है, जबकि इसका लार्वा होता है एसिडियन टेडपोल लार्वा, बहुत ही ज्यादा सक्रिय जो लार्वा होता है। और ये मतलब टेडपोल के समान पूंछ युक्त होता है और ये आगे मतलब कहीं दूसरी जगह पर गति करके जा सकता है। बहुत सारे इसके अंदर ऑर्गन्स विकसित होते हैं, गमनांग होते हैं, सेंसरी ऑर्गन पाए जाते हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा विकसित होता है जब बजाय उसके वयस्क से। तो जब कभी भी ज्यादा विकसित जंतु का कम विकसित जंतु में कायांतरण होता है, इस प्रकार के कायांतरण को बोलते हैं रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। क्या कहेंगे? रिट्रोग्रेसिव रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। और इसी को बोलते हैं प्रतिगामी कायांतरण। क्या कहते हैं? प्रतिगामी कायांतरण। आपको एसिडियन टेट्रापोड लार्वा के बारे में पूरा आपको बताना है, उसकी स्ट्रक्चर बतानी है और आपको यह भी बताना है कि इसमें कौन से ऑर्गन्स थे और इसमें कौन से ऑर्गन बने हुए हैं, कौन से ऑर्गन इसमें थे और कौन से इसमें नहीं है। ये आपको पूरी बात है एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट आता है हार्डमानिया की टेस्ट और टेस्ट की कोशिकाओं के बारे में वर्णन करना है। हार्डमानिया का देखो ऊपर एक ट्यूनिशन नाम का एक खोल होता है, एक आवरण होता है, इसीलिए इनको ट्यूनिकेट्स भी कहा जाता है। पहली क्वेश्चन तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब इसका जो टेस्ट होता है, इसका जो आवरण होता है, उसमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है, छोटी कोशिकाएं। आपने ऐसा डायग्राम भी देखा होगा इस प्रकार से, कुछ ऐसी छोटी कोशिकाएं होती है, कुछ बड़ी कोशिकाएं होती है, पिपेट समान ऐसी कोशिकाएं होती है। तो ये कोशिकाएं, इनकी संरचनाएं क्या है, कंटिकाओं के समान ये कोशिकाएं होती है। तो पहली बात तो ट्यूनिशिन क्या है, उनके अंदर ये किसका बना होता है ट्यूनिशिन, वो आपको पढ़ना है। और फिर ये कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है क्या है, टेस्ट में मिलने वाली सभी कोशिकाओं के बारे में आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट आता है प्लेकोइड सल्क का परिवर्धन को समझाइए। आपको देखो पता है फिशेस के अंदर अनेक प्रकार के स्केल्स पाए जाते हैं, जैसे टिनोइड स्केल्स है, प्लेकोइड स्केल्स है, साइक्लोइड स्केल्स है। ठीक है, टिनोइड, प्लेकोइड,
साइक्लोइड, ये सारे क्या है, अलग अलग आकृति वाले सल्क होते हैं, स्केल्स होते हैं जो मछलियों में पाए जाते हैं। अगर आप इनकी आकृति को ध्यान से देखेंगे तो इनकी संरचनाओं में इस प्रकार से बहुत सारी रेखाएं पाई जाती है जिनको वृद्धि रेखाएं कहते हैं, जो मछलियों की आयु को ज्ञात करने के लिए इनका उपयोग है वो किया जाता है। ये वृद्धि रेखाएं होती है, ये भी कहाँ पाई जाती है, इन स्केल्स के ऊपर पाई जाती है। अलग अलग मछलियों में अलग अलग प्रकार के स्केल्स पाए जाते हैं और इनका परिवर्धन डर्मिस से किस प्रकार से होता है, कैसे ये बाहर निकलते हैं, किस स्थिति में ये बाहर निकलते हैं, कैसे इनका अरेंजमेंट होता है और इनका काम क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पढ़ के जानी है। तो ये स्केल्स के बारे में आपसे छोटा क्वेश्चन भी ऐसा पूछा जा सकता है कि मछलियों में पाए जाने वाले स्केल्स का नाम बताओ, तो आप इनमें ये बता सकते हो। नेक्स्ट आता है विषैले और विषहीन सर्पों के बारे में बताइए। देखिए, विषैले और विषहीन सर्प दो, आपका जो सेक्शन सी के अंदर जो क्लासिफिकेशन किया गया है उसके अंदर कुछ ऐसे सर्प है, आप दो विषैले सर्प और दो विषहीन सर्प, इनका नाम आप जरूर याद रखें। जैसे मान लो जो वाइपर है ये एक विषैला सर्प है, नाजा नाजा है विषैला सर्प है, किंग कोबरा है कोबरा है, और जैसे रेटल स्नेक है, ठीक है, पिट वाइपर जो होता है ये विषैले सर्प होते हैं, तो इनके आप नाम जरूर याद रखिए। इसके अलावा अजगर होता है, पाइथन होता है, ये मतलब विषैले सर्पों में नहीं आते हैं, इनमें विष नहीं होता है, तो आप इनको ऐसे याद कर सकते हैं। ये डायरेक्ट क्या करते हैं, जंतु को निगलते हैं या उनको अपने मसल्स के द्वारा मतलब बीच में पकड़कर और उनको मार देते हैं, फिर उनको खा लेते हैं। तो आपको विषैले और विषहीन सर्पों का एक पूरा वर्गीकरण है कि कौन से विषैले सर्प है और कौन से विषहीन सर्प है, आप उनको कैसे पहचान सकते हो, उनके शरीर के ऊपर मिलने वाले जो धारियां हैं उनसे, शरीर में मिलने वाले गड्ढों से, और बड़े और छोटे जो सल्क होते हैं उनके द्वारा, तो कैसे भी आप इसको पहचान सकते हो। तो क्या क्या है उनमें वो सारा आपको बताना है। नेक्स्ट आता है स्तनधारियों में अडेप्टिव रेडिएशन, अनुकूल परासरण को समझाना है, और इसी के साथ में दिया हुआ है दंत विन्यास को समझाइए। देखिए, वैसे तो ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, लेकिन मैंने आपको साथ में इसलिए दिया है ताकि आपके पास ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पहुंच सके। अडेप्टिव रेडिएशन का मतलब क्या होता है, इसको सुनिए। देखिए, जब एक जगह से या एक कॉमन मान लीजिए पूर्वज है, कोई एक कॉमन पूर्वज से अलग अलग प्रकार के जंतु यहाँ से निकलकर अलग अलग जगह पर जाकर अलग अलग संरचनाओं में विकसित हो जाते हैं। मतलब जंतु एक ही है, पूर्वज उनका एक है, लेकिन यहाँ से जैसे मान लो कंगारू है, कंगारू से शेर है, हाथी है, हिरण है, इस प्रकार से बहुत सारे जंतु बने एक ही जगह से। मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया है, सब पहले सारे लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले सारे जंतु मार्सुपियल्स होते थे। अब इनका क्या हो गया, रेडिएशन हो गया, अडेप्टिव रेडिएशन हो गया, सारे लोग अलग अलग जगह चले गए, कोई दूसरे कॉन्टिनेंट में पहुंच गए। तो इस प्रकार से एक जगह से जब डाइवर्सिफाइड हो जाते हैं ऑर्गेनिज्म, क्या हो जाते हैं, डाइवर्सिफाइड हो जाते हैं, दूसरी जगहों पर चले जाते हैं और वो फैल जाते हैं पूरे संसार में, तो उसको बोलते हैं अडेप्टिव रेडिएशंस। ये रेडिएशंस है, इसको डाइवर्सिफिकेशन भी कहा जाता है। तो इसके बारे में आपको बताना है कि स्तनधारियों में अडेप्टिव रेडिएशंस में मार्सुपियल्स ऑर्गेनिज्म का हुआ था, यह कैसे हुआ था और किस प्रकार से ये जंतु बने थे। दूसरा, आपको दंत विन्यास के बारे में बताना है, मतलब जो दांत जो होते हैं इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, डेंटिन बनता है, उसके ऊपर एनिमल का आवरण आता है, उसमें कहाँ तक ब्लड वेसल्स है वो मतलब पहुंचती है। तो इस प्रकार से आपको दांत की पूरी संरचना है वो आपको बतानी है। इसके ऊपर पूरा आवरण मिलता है, इनेबल का कठोर आवरण, मान लीजिए इस प्रकार से। यहाँ तक नर्व सेल्स है, जो आप ये कहते हो कि मसल्स मुसूड़े जो पाए जाते हैं, ये ब्लड वेसल्स है, ये पूरी पाई जाती है इसके अंदर। तो इस प्रकार से आप ये कह सकते हो कि ये एक दांत की संरचना है। इस दांत की संरचना का ओरिजिन कहाँ से हुआ, किस प्रकार से ये परिवर्तित होता है, दांत कैसे बनते हैं। आपको पता है मनुष्य डाइफायोडोंट है, डाइफायोडोंट, इसका मतलब ये होता है कि मनुष्य के जीवन चक्र में 2 बार दांत आते हैं। एक बार आने वाले दांत को मिल्क टीथ कहते हैं, और दूसरी बार जो दांत आते हैं उनको परमानेंट टीथ कहा जाता है।
इनको परमानेंट टीथ कहते हैं। इनकी कुल संख्या लगभग कितनी होती है? 32 होती है मनुष्य की अगर बात करें तो, और बच्चों में जो पाई जाती है वो लगभग 20 होती है। दंत सूत्र एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था, मनुष्य में मिलने वाले दंत सूत्र को बताइए। तो 2123 इंटू 2 कितने हो जाएंगे? 32 हो जाते हैं पूरे। 2123 ऊपर वाला आधा जबड़ा होता है, उसके नीचे वैसा का वैसा, और इसको डबल करोगे तो इसके सामने भी आ जाता है। तो इस प्रकार से आप इनका निकाल सकते हो, किस प्रकार से ये होता है। बच्चों के अंदर भी पूछा जा सकता है। तो इसमें 202102 2102, तो इस प्रकार से 5 और 5 10 इंटू 2 टोटल कितने हो जाते हैं? 20 जो दांत है वो बच्चों में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप इनका वर्णन है वो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संक्षिप्त पर टिप्पणियां लिखनी है। सबसे पहले है आता है विष उपकरण, मतलब जो पॉइजन ग्लैंड है जो इंसेक्ट में पाई जाती है, सॉरी जो स्नेक्स में पाई जाती है, उसके बारे में वर्णन करना है। देखिए विष उपकरण में इस प्रकार से आपको सर्प में मिलने वाले ऐसे यहाँ बहुत सारी बोन्स होती है, उन बोन की संरचनाएं बनानी है। यहाँ दो ऐसे टिथ होते हैं जो आगे से इस प्रकार से तीखे होते हैं, जो अंदर की तरफ चुभते हैं। यहाँ से एक नलिकाएं निकलती है, पतली ट्यूब्स निकलती है, जो आगे यहाँ मिलने वाली एक पॉइजन ग्लैंड है उसके साथ में जाकर मिल जाती है। ये टिथ जिस बोन से जुड़े रहते हैं, जहां पीछे ये दांत जो होते हैं वो जुड़े रहते हैं, जब जबड़ा बंद होता है तब ये दांत ऐसे नीचे आ जाते हैं और आराम से जबड़ा बंद हो जाता है, और जब उसको अपना वो मुंह खोलते हैं तब ये दांत है वो इस प्रकार से दोबारा खड़े हो जाते हैं। तो जब ये नीचे आएगा तब ये जो फेलेंजेस होते हैं, दांत होते हैं, वो इस प्रकार से यहाँ फिट हो जाते हैं और आराम से पूरा मुंह है वो बंद हो जाता है, और जैसे खोलेंगे तब ये क्या होता है, पूरा इस प्रकार से खड़े हो जाते हैं। अब सबसे पहले क्या करता है, ये जो दांत इसमें यहाँ दांत तो दिखाई देते हैं, इनके द्वारा वो किसी जंतु को पकड़ लेता है, और फिर अपने जो ये फेलेंक्स होते हैं वो उन फ्लैंक्स को क्या करते हैं, अंदर की तरफ दबा देते हैं। दो होते हैं मोस्टली ये, और दबाकर यहाँ इस ग्लैंड्स के ऊपर दबाव दिया जाता है, जिससे सारा का सारा जो विष होता है जो वहां बना है, वो सारा विष है वो इस दांत के द्वारा, यहाँ दो छोटे छिद्र होते हैं, इसके द्वारा वो क्या होते हैं, अंदर मतलब वहां से निकलकर और शरीर के अंदर चले जाते हैं। जब कभी हम देखते हैं स्नेक द्वारा काटे हुए भाग को जब देखा जाता है, तो अगर आपको इस प्रकार से दो ऐसे डॉट्स दिखाई देते हैं जो बिल्कुल समान आकार के और जिनमें दूरी भी बिल्कुल समान होती है, और एक ही जगह पे एक साथ अगर दिखाई देते हैं, तब हम ये कह सकते हैं कि काटा गया जो सर्प है वो विषैला था, तो हमें इसका उपचार करवाने की आवश्यकता होती है। अदरवाइज अगर ऐसे निशान नहीं दिखते हैं तो वो विषैले सर्प नहीं होते हैं, वो सिंपल अपने दांत चुबोते हैं, जिनकी वजह से हमारी मृत्यु है वो नहीं होती है। इस प्रकार के अगर आपको दिखते हैं तब आप ये कह सकते हो कि हमारे क्या थे। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, ये तो वो बड़े वाले फेलेंक्स है, और उसके बाद छोटे छोटे दांत आपको इस प्रकार से दिखाई दे सकते हैं। इस प्रकार की कोई संरचना दिखती है। सबसे आगे ऊपर अगर गहरे दो निशान दिखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि विषैले सर्पों की ये एक पहचान है और व्यक्ति को विषैले सर्प ने काटा है। तो इस प्रकार से आपको ये पूरी संरचना है वो बनाकर आनी है विष उपकरण के अंदर। नेक्स्ट आता है मछलियों में प्रवास क्या है। देखिए मछलियां माइग्रेशन के आधार पर एनाड्रोमस और कैटाड्रोमस दो प्रकार की होती है। कौन सी मछलियां हैं वो समुद्र से जाती है स्वच्छ जल की ओर, और कौन सी ऐसी होती है जो समुद्र से दोबारा स्वच्छ जल की ओर आती है। तो किस प्रकार से कौन सी क्या मछलियां करती है, सबके एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं। ये मछलियों में प्रवासन का एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट रहेगा। एमोसिड लार्वा, एमोसिड लार्वा किसका होता है और ये मतलब इसकी संरचना क्या है, तो ये आपको इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार। हालांकि ये आया हुआ है, बार बार रिपीट होता है, इंपॉर्टेंट भी है।
और इसके बाद में आता है पेट्रोमाइजन के विशिष्ट लक्षण लिखिए। पेट्रोमाइजोन भी एक कोर्डेट के अंदर साइक्लोस्टोमेट के अंदर आने वाली मछलियां हैं पेट्रोमाइजोन, और ये पेट्रोमाइजोन के क्या क्या विशिष्ट कैरेक्टर्स हैं ये आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है महाधमनी चापों के उद्विकास को समझाइए। देखो मेमल्स के अंदर, या आप ये कह सकते हो कि जहां से मेमल्स बने थे वहां महाधमनी चाप जो एरोटिक आर्क जो बने थे उनका इवोल्यूशन हुआ था। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी आप समझ पढ़कर आप इसको लेकर जाएं ताकि इसका अगर क्वेश्चन आए तो आप इसको कर सके। नेक्स्ट आता है रेप्टिलिया वर्ग के प्रमुख लक्षण और इसके करेक्टर बताइए। देखिए रेप्टिलिया जो क्लास है, रेप्टिलिया क्लास किसके अंतर्गत आती है? आपको पता है कोर्डेटा, और कोर्डेटा के अंदर जो वर्टिब्रेट जंतु होते हैं, वर्टिब्रेट जंतुओं को 4 सुपर क्लास में डिवाइड किया जाता है। सॉरी, सुपर क्लास इसमें 2 होती है, टेट्रापोडा और पीसीज। एक तो होती है पीसीज और एक होती है टेट्रापोडा। और इस टेट्रापोडा के अंदर मोस्टली आते हैं एम्फीबिया, रेप्टिलिया और मेमेलिया, और एक और आता है इसको बोलते हैं एविज। तो ये 4 जो क्लासेस हैं, इसमें जो रेप्टिलिया है आप इसके बारे में लिख सकते हो कि इसमें आने वाले जो ऑर्गेनिज्म है उसमें हम मोस्टली स्नैक्स को और लिजर्ड्स को, इसमें एक तो रखा जाता है लिजर्ड्स को और दूसरे को एक आता है स्नैक्स, इनको क्लासिफाइड किया जाता है। ठीक है, लिजर्ड्स और स्नैक्स रेप्टिलिया के अंतर्गत आते हैं। कैरेक्टर्स में आप लिख सकते हो कि इनमें वेल डेवलप रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स उपस्थित होते हैं। ये जंतु जो होते हैं वो पूर्णतः स्थल पर रहने वाले जंतु है, क्योंकि इससे पहले बने हुए एम्फीबियंस हैं वो पानी में रहने वाले थे क्योंकि उनके पानी की आवश्यकता होती थी। ये बिना पानी भी अपना पूरा जीवन चक्र है वो चला सकते हैं। मोस्टली ये जमीन पर रेंग कर चलने वाले जंतु है। कुछ जंतुओं में हालांकि पैर पाए जाते हैं, लेग्स होते हैं, लेकिन ये अपने धड़ से, इनकी जो पेशियां होती है वो काफी मजबूत होती है और ये अपने धड़ से चलने वाले जंतु होते हैं, रेंग कर चलते हैं शरीर को। कुछ जंतुओं में पॉइजन ग्लैंड्स विकसित होती है और कुछ जंतुओं में पॉइजन ग्लैंड्स नहीं होती। किसी जंतुओं का स्नाउट होता है वो आगे की तरफ निकला रहता है, माउथ होता है वो आगे की तरफ निकल जाता है, जिसको हम स्नाउट कहते हैं, जैसे आपने एलिगेटर में देखा होगा। इनके दांत जबड़े काफी मजबूत होते हैं जिनकी सहायता से ये अपने शिकारियों को पकड़ते हैं और खाते हैं। तो इस प्रकार से आप इनका वर्गीकरण है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हार्डमानिया में पाई जाने वाली एंडोस्टाइल की संरचना और कार्य बताइए। देखिए संरचना कुछ ऐसी सी होती है इस प्रकार से। एंडोस्टाइल जो है वो एक ऐसी इस प्रकार की संरचना होती है। ये एक ऐसी ग्लैंड है जो हार्डमानिया के अंदर या प्रोटोकोर्डेट के अंदर पाई जाने वाली ऐसी स्ट्रक्चर है जो हमारे अंदर पूर्ण विकसित ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाने वाली थायराइड ग्लैंड जो स्ट्रक्चर होती है उसके समान कार्य करती है। मतलब दोनों के दोनों क्या होते हैं, एनालोगस होते हैं, दोनों की कार्य समान है, लेकिन संरचनाएं दोनों की अलग अलग है, काम दोनों समान करते हैं। हमारे शरीर में जो थायराइड ग्लैंड काम करती है उनके शरीर में वो एंडोस्टाइल है वो काम करती है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा थोड़ा सा, एंडोस्टाइल की संरचना है और उनके कार्य का वर्णन। नेक्स्ट आता है हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा और सफेलोकोडेटा। इनमें सहजाती है, आपको सहजाता समझानी है। हेमिकोडेटा देखिए जंतु प्रोटोकोडेट के अंदर हमने इसका क्लासिफिकेशन किया हुआ है प्रोटोकोडेट जंतुओं में। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि प्रोटोकोडेट को 3 भागों में बांटा गया, हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा और सिफेलोकोडेटा। देखिए हेमिकोडेटा को मैंने आपको बता दिया। हेमिकोडेटा जो होते हैं वो उसमें मोस्टली 2 प्रकार के जंतु आते हैं हेमिकोडेटा के अंदर। एक आता है बेलेनोग्लोसस और दूसरा आता है सेकोग्लोसस। बेलेनोग्लोसस और सेकोग्लोसस, इन दोनों के बारे में आपको आपने सेकेंड ईयर में भी पढ़ा होगा। हेमिकोडेटा एक ऐसा सब फाइलम है, एक ऐसा प्रोटोकोडेट का फाइलम है जो कोडेटा और नॉन कोडेटा दोनों की तरह अपने लक्षण है वो प्रकट कर सकता है या रखता है, दोनों की तरह लक्षण रखता है।
यूरोकोडेटा के अंदर कुछ अलग प्रकार की और क्लासेज आती है, जैसे यूरोकोडेटा में लार्वेशिया, थैलेशिया, लार्वेशिया, थैलेशिया और एक और होती है लार्वेशिया, थैलेशिया और एक आती है एसिडीसिया। एसिडीसिया के अंदर हमारा हार्डमानिया वो आता है, थैलेसिया और लार्वेशिया, इस प्रकार से इसका वर्गीकरण किया है। और एक आता है सिफेलोकोडेटा। तो इस प्रकार से प्रोटोकोडेट जंतु है। इस प्रोटोकोडेट जंतुओं में हेमिकोडेटा के कुछ जंतु यूरोकोडेटा के समान, यूरोकोडेटा के कुछ जंतु सिफेलोकोडेटा के समान, सिफेलोकोडेटा के जंतु यूरोकोडेटा और यूरो के जंतु है वो हेमिकोडेटा। इन सब के साथ में एक दूसरे फाइलम के साथ में ये जंतु क्या करते हैं, समानताएं दिखाते हैं। तो आपको इन समानताओं के बारे में पढ़ के जाना है कि कौन सी क्या समानताएं, किसकी क्या समानताएं, ये इसके साथ में क्या समानताएं दिखाता है, ये इसके साथ में क्या समानताएं दिखाता है। उसके बाद में आपको इसको लेना है हेमिकोडेटा को, हेमिकोडेटा यूरोकोडेटा के साथ में और सिफेलोकोडेटा के साथ में क्या समानताएं दिखाता है। फिर आपको सिफेलोकोडेटा लेना है, फिर इसको ये यूरोकोडेटा और हेमिकोडेटा के साथ में क्या समानताएं दिखाता है, और उसके बाद यूरोकोडेटा, हेमिकोडेटा और सिफेलोकोडेटा के साथ में क्या समानताएं दिखाता है। अंत में आपको बनाना है फाइलोजेनेटिक ट्री, जो इस प्रकार से बनता है, आपको पता है इस प्रकार से कहाँ किसका ओरिजिन हुआ है, किस प्रकार से ये बने हैं, इस प्रकार से जो फाइलोजेनेटिक ट्री है उसको आपको बनाकर पूर्णतः ये एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इसमें आता है एम्फीबिया में पाए जाने वाले पेरेंटल केयर को समझाइए। देखिए एम्फीबिया और फिशेज, वहां से पेरेंटल केयर स्टार्ट हुआ है। हालांकि कुछ पीछे जंतुओं में नॉन कोडेट में भी पाया जाता है पेरेंटल केयर, लेकिन आप कह सकते हो कि फिशिस से शुरू होकर ये पेरेंटल केयर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है। एन्यूरा के जंतुओं के अंदर पेरेंटल केयर बहुत अच्छा पाया जाता है। फ्रॉग के अंदर भी पेरेंटल केयर आपने देखा होगा। इसमें बहुत सारे ऐसे फ्रॉग होते हैं जो एग्स को, मेल जो फ्रॉग होते हैं वो एग्स को क्या करते हैं, अपने पूरे पीठ के ऊपर जमा कर रखते हैं, पूरे काफ़ी टाइम तक उसको कैरी करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। इनको मिड वाइफ टोड भी कहा जाता है, मतलब ये आधे पत्नी के समान होते हैं, बच्चों के या अंडों की बहुत ज़्यादा देख रेख करते हैं। कुछ ऐसे फ्रॉग होते हैं जो अपने मुंह में अंडों को रखते हैं, कुछ ऐसे फ्रॉग होते हैं जो अंडों को सेकने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से पेरेंटल केयर जो है वो बड़ा टॉपिक है, अपने सिलेबस में दिया हुआ है, आप इसको जरूर पढ़िए पेरेंटल केयर को, और किस प्रकार से ये मतलब कौन से फ्रॉग है वो इसको पेरेंटल केयर में पार्टिसिपेट करते हैं, इसके एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट आता है मछलियों में पुच्छ पंख पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। देखिए जो कोडल विंग पाया जाता है, कोडल फिन जो पाया जाता है फिशिस के अंदर, इस कोडल फिन मतलब लास्ट वाला जो फिन देखे, मान लीजिए कि पुच्छ फिन, ये अगर फिशिस की, अगर एक फिश की स्ट्रक्चर बनाए हम देखिए फिश में ये जो स्ट्रक्चर है आपको पता है, गिल्स होती है, माउथ है, आईज है, इसके बाद में ये डोर्सल फिन आ गया, और ये वेंट्रल फिन है, और ये पोस्टीरियर जो फिन है वो है, और वो लास्ट वाला कोडल फिन है। कोडल फिन जो अंतिम पुच्छ फिन का निर्माण करता है, इसकी संरचनाओं के आधार पर ये अलग अलग प्रकार का हो सकता है। किसी में ये ऐसा मिलता है, किसी में ये इस प्रकार से मिलता है, किसी में ये ऐसा मिलता है। तो संरचनाओं के आधार पर इनमें बहुत सारा क्या होता है, अंतर आता है। तो इसी आधार पर इसके इवोल्यूशन है या इसका उद्विकास हुआ है, मछलियों में अलग अलग प्रकार के फिन का निर्माण होता है। तो वो आपको इसके अंदर पूरा डिटेल से बताना है कि किस प्रकार से क्या पाया जाता है। नेक्स्ट है पक्षियों में उड़न अनुकूलन को समझाइए। मतलब पक्षियों में ऐसा क्या हुआ था कि वो उड़ने लग गए, तो इसमें आपको जो जो अनुकूलन, पॉजिटिव अनुकूलन जो उनमें हुआ था वो आपको बताना है। पहली बात तो ये कि देखो वो एक लाइट वेट वाले ऑर्गेनिज्म बन गए थे, उनमें शरीर में उतना वजन नहीं होता है, क्योंकि वजन के साथ में हम हवा में उड़ नहीं सकते। तो उन्होंने क्या किया, जितना भी डबल सिस्टम जो पाया जाता था उन सबको उन्होंने त्याग दिया।
2 लंग्स का मिलना, 2 ओवरी का पाया जाना, 2 किडनी का पाया जाना, क्योंकि आपको पता है एक के द्वारा भी काम आसानी से संपन्न हो सकता है। तो उन्होंने जितना भी डबल सिस्टम है उन सबको खत्म कर दिया। दूसरी बात ये कि उन्होंने अपनी बोन्स के अंदर हवा भरनी शुरू कर दी। बोन्स में अगर आप हवा भरोगे तो वो अंदर से खोखली होती है, और ज़्यादा हवा भरने से वो क्या हो जाती है, और हल्की हो जाती है और उड़ने में सहायता करती है। एनर्जी की अमाउंट वो ज़्यादा से ज़्यादा रखना उन्होंने शुरू कर दिया ताकि उड़ते समय उनको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिले। दूसरी बात यह कि वो उत्सर्जन के रूप में यूरिक एसिड या यूरिकोटेलिक प्राणी बन गए। यूरिकोटेलिक जो प्राणी होते हैं उनको उत्सर्जन करने में बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए वो आसानी से क्या कर सकते हैं, उड़ सकते हैं। ज़्यादा पानी को कैरी नहीं करना पड़ता उनको। और उत्सर्जन के रूप में वो अपने मल को और मूत्र को एक साथ त्यागते हैं, जिसको हम विष्ठा कहते हैं। वो अलग अलग उत्सर्जन नहीं करते। तो बहुत सारा उनके अंदर पॉजिटिव चेंजेस हुआ था, जिसकी वजह से वो आज हवा में उड़ रहे हैं। शरीर का नौकायान की तरह होना, मतलब धारा रेखित होना, स्ट्रीमलाइन बॉडी होना, ताकि वो हवा को आसानी से चीर कर आगे निकल सके। तो इस प्रकार से आपको इसके अंदर इनको थोड़ा उड़न जो अनुकूलन है वो आपको समझाना है। नेक्स्ट आता है कि स्कोलियोडोन में आहार नाल का वर्णन करना है, और इसका खरे के साथ में जो खरगोश होता है उसके साथ में आपका कंपैरिजन आपको समझाना है। आपको पता है आहार नाल में मोस्टली सब आहार नाल में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है। किसी में क्रॉप पाया जाता है, किसी के अंदर मोस्टली स्ट्रक्चर के अंदर कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है, कोई पाई जाती है, किसी में कोई बड़ी है कोई छोटी है, लेकिन मोस्टली आहार नाल की स्ट्रक्चर वैसी सी होती है। तो आपको जो खरे में मिलने वाले, मतलब मेमल्स में मिलने वाले जो आहार नाल है उसका फिशेज में मिलने वाली आहार नाल के साथ में कंपैरिजन करना है। तो पहले आप दोनों की आहार नाल पढ़िए, फिर आपको ये पता चलेगा कि इसमें मिलने वाले आहार नाल में ये चीजें हैं और इसमें मिलने वाली आहार नाल में ये नई चीजें हैं। तो आप इन दोनों का कंपैरिजन करके दोबारा लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इनका वर्गीकरण करें। दूसरा आता है ब्रेंकियोस्टोमा में अशन, फीडिंग असन को समझाइए। असन देखो क्या होता है, फीडिंग की बिहेवियर होता है, फीडिंग होता है। और ब्रेंकियोस्टोमा में वो किस प्रकार से भोजन ग्रहण करता है, जो धारा होती है उसके साथ में वो जल धारा के साथ में भोजन को ग्रहण करता है, किस प्रकार से भोजन लेगा, अंदर जाने के बाद में उसका क्या होता है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप देखें। एपिडर्मिस में उत्पन्न होने वाली संरचनाओं का वर्णन कीजिए। एपिडर्मिस देखिए, एपिडर्मिस आप ये कह सकते हो कि बाह्य आवरण है। इसको, यह जो क्वेश्चन है वो अध्यावरण के रूप में भी आ सकता है, अध्यावरण के रूप में, या आप कह सकते हो कि एपिडर्मिस से व्युत्पन्न होने वाली संरचनाओं का निर्माण करना है। बताना है कि कौन सी एपिडर्मिस आगे चलकर अलग अलग जंतुओं में अलग अलग प्रकार के अध्यावरण बना लेती है। जैसे मान लो ऊपर एक ठोस कवरिंग है, क्यूटिकल का आवरण किसी जंतुओं में बन जाता है, जैसे कि हेलमंथिस जंतु है उनके अंदर, या यहाँ हेयर्स पाए जा सकते हैं तो उनका विकास हो सकता है। तो जितने भी अध्यावरण से बनने वाली जो संरचनाएं होती है उनका विकास किस प्रकार से होता है और वो विकास जंतुओं में किस प्रकार से लाभदायक है, ये बातें आपको इसके अंदर लिखनी है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा इसके अंदर। नेक्स्ट आता है स्तनियों में नर मूत्र जनन तंत्र को समझाना है और इसका सरीसृप के साथ में इसकी तुलना करनी है। वही बात है, देखो मेमल्स के अंदर मिलने वाले यूरोजेनाइटल सिस्टम, इसको समझाना है पूरा डिटेल से कि आप में जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है और उसके साथ में जो जनन तंत्र होता है वो किस प्रकार से जुड़ा हुआ है और कैसे उसका पूरा ब्रीफली उसको पहले तो उसको डिस्क्राइब करना है। और उसके बाद में रेप्टिलिया में मिलने वाले जो जनन तंत्र है और जो यूरिनल सिस्टम है उस पूरे को पढ़कर फिर दोनों में आपको कंपेयर करना है कि इसमें मिलने वाले और इसमें मिलने वाले, दोनों के अंदर मिलने वाले सिस्टम में क्या क्या अंतर है, डिफरेंसेस क्या है, उनको एक साथ करके आपको लिखना है यहाँ पे। तो इस प्रकार से आप इसके अंदर लिखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट आता है स्कोलियोडोन के हृदय का नामक की चित्र बनाइए। ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है और हृदय का नामक की चित्र है स्कोलियोडोन के अंदर। मछली जो है उसके अंदर पाया जाता है, इसको कुत्ता मछली भी कहते हैं स्कोलियोडोन को। सूंघने की पावर इसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके अंदर हार्ट होता है वो किस शेप का होता है वो आपको पढ़ के जाना है। और लास्ट आता है विभिन्न पर टिप्पणी दीजिए जीवित जीवाश्म। देखिए लिविंग फॉसिल्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जब से ये बने हैं इवोल्यूशन के दौरान, जब से इनका फॉर्मेशन हुआ है तब से लेकर आज तक इनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आया है। वो वैसे ही बने हैं, वे वैसे ही पड़े हैं जैसे वो सबसे पहले बने थे। जैसे ट्राइलोबाइट्स हैं, ये ट्राइलोबाइट्स जब बने थे उस समय से लेकर आज तक उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया। तो इस प्रकार से आपको लिविंग फॉसिल्स के बारे में बताना है जो अपने में शरीर में कोई चेंजेस नहीं करते और उसी प्रकार से वो बने रहते हैं।
सीरिय हृदय क्या होता है, इसको वीनस हार्ट बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीनस हार्ट का मतलब होता है, ये मोस्टली फिशेस में पाया जाता है, इसका मतलब ये होता है कि दोनों, मान लो कि हार्ट है वो दो चैम्बर का मिलता होता है, और हार्ट में हमेशा अशुद्ध रक्त है वो प्रवाहित होता है, हमेशा अशुद्ध रक्त फ्लो होता है, इसलिए इस प्रकार के हृदय को बोलते हैं वीनस हार्ट, जो मोस्टली किसमें मिलता है, फीसेस में पाया जाता है। एक ओरिकल और एक वेंट्रिकल होता है, वहां कभी भी शुद्ध रक्त नहीं आता, तो ये हृदय जो है वो शीरीय हृदय कहलाता है। उसके बाद में बेलेनोग्लोसस का लार्वा है, उस लार्वा का देखो मैंने पहले भी बताया था आपको, बेलेनोग्लोसस जो है वो हेमिकोडेटा के अंतर्गत आता है, सेकोग्लोसस और बेलेनोग्लोसस, इसके लार्वा को टोर्नेरिया लार्वा कहते हैं। आपको इसकी लार्वा की स्ट्रक्चर याद करनी है, किस प्रकार का लार्वा है, कहाँ पाया जाता है, उसका हैबिटेट क्या है, कैसा होता है दिखने में, क्या क्या खाता है, वो सारी बातें आपको इसके अंदर बतानी है। पर्चिंग प्रक्रिया, पर्चिंग प्रक्रिया का मतलब क्या होता है, पक्षियां जो होती है, जो पेड़ों पर किसी टहनी पर बैठती है, तो किस प्रकार से अपने अंगुलियों को वो इस प्रकार से पकड़ती है उन टहनियों को, ताकि वो हवा आ जाए या पेड़ों के हिलने से वो गिरती नहीं है, चाहे वो उसके ऊपर सो सकती है, वो कभी भी नीचे नहीं गिरती। तो इस प्रक्रिया को पर्चिंग मैकेनिज्म कहते हैं। ये कैसे होती है और किस प्रकार से वो इसको अंजाम देते हैं, तो ये सारे आपको इसके अंदर बताना है। नेक्स्ट आता है हैशटैग नेफ्रीडिया। हैशटैग नेफ्रीडिया प्रोटोकोडेट के अंदर पाया जाने वाला एक किस प्रकार का उत्सर्जी अंग है, जो क्या करता है, उत्सर्जन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसके बारे में आपको बताना है। लास्ट आता है नियोटेनी, क्या होता है। देखिए नियोटेनी और पीडोजेनेसिस ये दोनों मिले जुले से शब्द है। नियोटेनी का मतलब क्या होता है, नियोटेनी का मतलब होता है, कभी कभी क्या होता है, लार्वा मोस्टली मेटामॉर्फोसिस के द्वारा अडल्ट में बदल जाता है, और अडल्ट जो होता है वो लार्वा से पूर्णतः भिन्न होता है, और ये सेक्सुअली मैच्योर होता है, ये क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। लार्वा किस में बदल जाता है, अडल्ट में बदल जाता है। कभी कभी क्या होता है, ये जो लार्वा है वो अडल्ट में बदल नहीं पाता है, कुछ चीजों की कमी हो जाती है, जैसे मान लो इसके अंदर थायरोक्सिन जो हार्मोन है वो सबसे ज्यादा मेन रोल प्ले करता है। तो अगर थायरोक्सिन हार्मोन नहीं होगा तो लार्वा है वो अडल्ट में नहीं बदल सकता, वो लार्वा लार्वा में ही पड़ा रहता है। अब ये काफी दिनों तक तो वेट करता है, लेकिन उसके बाद में ये क्या करता है, सेक्सुअली मैच्योर होना शुरू कर देता है। इसमें सेक्स जो ऑर्गन होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, और ये सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है। सेक्सुअली मैच्योर होने के बाद में लार्वा क्या करता है, दूसरे लार्वा का निर्माण करना शुरू कर देता है। इसी अवस्था को क्या कहते हैं, नियोटेनी कहा जाता है। लार्वा अडल्ट में नहीं बदलकर खुद सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, मतलब बच्चों में सेक्स ऑर्गन आ जाते हैं, इसको बोलते हैं नियोटेनी। और अगर लार्वा लार्वा का निर्माण कर लेता है या दूसरे लार्वा का बनाता है, तो इसको बोलते हैं पीडोजेनेसिस। तो ये बहुत बार पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चंस आपके कुछ इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनको आप पढ़िए। आशा है हमारी कि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, और अगर आप इतना पढ़ेंगे तो आपको एक पूरे सिलेबस का आइडिया लग जाएगा कि ये क्वेश्चंस इस प्रकार से होते हैं। तो आपको ये मान लीजिए कि ये क्वेश्चन ये जो है वो कम से कम 30% सिलेबस को कवर अप कर लेंगे, आपका पूरा माइंड जो है वो रिकॉल हो जाएगा। पूरा फर्स्ट पेपर है वो आप ऐसे देख लोगे कि हाँ ये ऐसा ऐसा टॉपिक्स है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है। बाकी जो बची हुई चीज़ें हैं आप उनको बहुत जल्दी कवर अप कर सकते हो अगर आपने ये सब पूरा पढ़ लिया है तो। ठीक है, बाकी कि हम नेक्स्ट जो आपके 2 पेपर और है उसको भी हम जल्दी रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहे संभव इंस्टीट्यूट के साथ में। थैंक यू।